चलो ठीक है। बिजनेस एथिक्स आखिरी पार्ट, मतलब सेक्शन डी। इसमें ना बहुत सारा कंटेंट ज्ञानबाजी का है। देखो ये टॉपिक आप इसमें पढ़ते हो। एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका नेचर। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। बिजनेस एथिक्स का बिजनेस में आज के दिन कितना इंपॉर्टेंस है, मानते भी है कि नहीं लोग। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो आप बनने जाओगे, सीएमए या सीए, उनका क्या वैल्यूज होना चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। एथिक्स के कुछ नॉर्म्स हैं, वो क्या है। एथिक्स का कुछ इंटरनल कोड्स है, वो क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये सब टॉपिक आप इसमें पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ इन बिजनेस, एथिक्स का। तो एथिक्स का मतलब क्या है, एकदम पाती लैंग्वेज में बोले, अंतरात्मा की आवाज। मॉरल वैल्यूज। तो देखो यहां पे बोला एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग इंडिविजुअल और ग्रुप। हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करोगे, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड में ये डिसीजन करना, आपका मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन का बात, यही है एथिक्स का मतलब। इसीलिए एथिक्स को दूसरा नाम क्या दिया गया, मॉरल फिलोसॉफी, क्योंकि ये फिलोसॉफी के ब्रांच का ही एक पार्ट है। ये आपको ये कंसेप्ट देता है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम आपको 2 एग्जांपल देगा। हम रास्ता में जा रहा था गाड़ी लेके, हम एक जन, मेरे गाड़ी से या किसी और के गाड़ी से एक जन का एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर। हम उसको अपने गाड़ी में लिया हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। अब रास्ते में आया रेड सिग्नल। क्या अगर हम वो रेड सिग्नल तोड़ दें तो रूल वाइज हम गलत हुए, बट अगर वेट करें तो वो आदमी मर सकता है। क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। एक अगर मान लो मेरे घर में ओल्ड लेडीज रहती है और अपने बेटे के साथ रहती है, तो उसके बेटे का हो गया डेथ। अब वो ओल्ड लेडीज मेरा किराया नहीं दे पा रही है, रेंट, ठीक है। हिसाब से हम उससे घर खाली करा सकते हैं एज पर रूल, 6 महीने के ऊपर अगर वो रेंट नहीं दे तो। लेकिन मॉरली क्या लगते हैं, सर बूढ़ी लेडीज 80-85 ईयर्स की है, कहां जाएगी, आप निकाल देंगे। मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहां पे आप फंस जाते हैं मॉरल वैल्यूज में। हमको 2 रॉन्ग के बीच में डिसाइड करना है कि कौन सा कम रॉन्ग है, ठीक बात ना। या फिर 2 राइट के बीच में डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा राइट है। एम आई राइट और एम आई राइट, ठीक है। तो ये एक टाइप का सिस्टमैटिक साइंस है और कुछ नहीं। लेकिन लोग ना एथिक्स को मतलब रिलीजियन ही समझ लेते हैं, धर्म का बात नहीं। एथिक्स का मतलब रिलीजियन नहीं है, एथिक्स का मतलब लॉ भी नहीं है, और एथिक्स का एग्जैक्ट मतलब तो मॉरलिटी भी नहीं है, ठीक। ये मॉरल फिलोसॉफी का पार्ट है, लेकिन एग्जैक्ट मॉरलिटी मतलब एथिक्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दे देते, आप बंगालीज में नॉनवेज खाना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ है ना आपका। बट हमारे रिलीजन में जो हम लोग जैनिज्म वगैरह फॉलो करते हैं, मारवाड़ी कल्चर, जैनिज्म, वहां पे नॉनवेज एक टाइप का धर्म के अगेंस्ट का बात आ गई। तो यहां पर धर्म कर्म का बात नहीं हो रहा है, या उस लैंग्वेज का बात नहीं हो रहा है, या इस पर लॉ क्या सही है। सर लॉ सही में गलत में बात ही नहीं हो रहा है। अब गाड़ी सिग्नल तोड़ देना लॉ के हिसाब से तो गलत ही था, उस लेडीज को घर से निकाल देना लॉ के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन आपके कैरेक्टर वाइज गलती हो रही। चलो ठीक, तो
तो इनर सेंस वॉइस या इनर वॉइस बोल सकते हो। ये सब ज्ञानबाजी आंसर था, एग्जाम में पूछने का स्कोप बहुत कम है, लेकिन टाइप्स ऑफ एथिक्स ये एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या पूछेगा? 3 टाइप का एथिक्स है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। इट लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। कोई भी अगर एथिकल प्रिंसिपल है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक एथिकल प्रिंसिपल है, बी ऑनेस्ट। बट आपका ये मॉरल जजमेंट कि कहां पर झूठ बोलना गलत नहीं और कहां झूठ बोलना सही। कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में झूठ नहीं बोलते तो पांडव जीतते ही नहीं, बट कृष्ण जी उसको जस्टिफाई किए। वो बोले धर्म के अगेंस्ट में जाके, धर्म के पक्ष में रह के अगर हम धर्म को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो अधर्म नहीं है, गीता का ज्ञान है ना। तो पॉइंट इज ये मॉरल जजमेंट लेना कि एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करना चाहिए कि नहीं, दैट इज मेटा एथिक्स। ये क्या एड्रेस करता है? देखो, हाउ कैन वी टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मेटा एथिक्स इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम कैसे बोले ये बात सही है कि गलत है, उस रैशनल जजमेंट को मेटा एथिक्स बोलते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? इट इज कंसर्न ऑफ मॉरल जजमेंट एंड द क्राइटेरिया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो क्राइटेरिया का बात करते हैं, कैसे लोगों को एक्ट करना चाहिए, हाउ शुड पीपल बिहेव, व्हाट इज द करेक्ट एक्शन। ये क्राइटेरिया एज इन बोला ना, देखो यहाँ पे बोला भी एग्जाम्पल में, हाउ पीपल शुड एक्ट एंड व्हाट इज द करेक्ट एक्शन। इसका बात करता है नॉर्मेटिव। और अप्लाइड एथिक्स बोलता है कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में, जैसे वॉर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वॉर सही है कि गलत है, कंट्रोवर्सी है बेटा। तब तो कृष्ण जी महाभारत करा के गलती की, वो भी वॉर था है ना। ये कंट्रोवर्सी है बेटा, सर डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। एनिमल राइट्स, यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक फाइट है। कैपिटल पनिशमेंट, फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने को बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो सोसाइटी में डिबेट ही चलता है जिसके ऊपर ये होना चाहिए कि नहीं, ये पाप है कि पुण्य है। तो तीनों में मेन गैप क्या हुआ? देखो, मेटा एथिक्स का मेन लॉजिक क्या हुआ, क्या सही है और क्या गलत है ये बोलना। नॉर्मेटिव एथिक्स में लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। और अप्लाइड एथिक्स मतलब जहाँ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर आप जजमेंट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्यों जरूरी है दुनिया में? तो बोला एथिक्स इज द रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर आदमी को आदमी बन के रहना है तो एथिक्स बहुत जरूरी है, वरना मशीन बन जाएंगे, है ना। और रोबोट तो एज पर रूल चलता है, आदमी तो एज पर रूल नहीं चलते। थोड़े बहुत बातों में तो अपना मॉरल वैल्यूज जगाते हैं। अगर वो मॉरल वैल्यूज नहीं हो तो आप इंसान ही नहीं रहोगे। विदाउट एथिक्स आवर एक्शंस वुड बी रैंडम एंड एमलेस। अगर बिना एथिक्स के हम लोग कोई काम करेंगे तो वो एक्शन रैंडम होंगे और एमलेस हो जाएंगे। There would be no way to work toward a goal because there would be no goal to pick between limitless number of goals. अगर एथिक्स नहीं होगा ना तो कोई एक पर्टिकुलर गोल ही नहीं सेट कर पाओगे आप। अब देख लो ना, टाटा का गोल है सोशल वेलफेयर, वही रिलायंस का गोल है कि चीजों को सस्ता बना दे जितना हो सके, प्राइस को जितना नीचे ला सके। तो कुछ तो गोल है ना, कुछ तो एथिक्स है ना। तो अगर एथिक्स नहीं हो तो आप गोल नहीं सेट कर पाओगे, एथिक्स नहीं होगा तो आपका एक्शन एमलेस हो जाएगा, एथिक्स नहीं होगा तो आप ह्यूमन लाइफ जी नहीं पाओगे। 3 पॉइंट हो गए।
चौथा बोला सिस्टम ऑफ एथिक्स मस्ट फर्दर कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली इमरजेंसी सिचुएशन बट डे टू डे चॉइसेस। देखो एथिक्स ना सिर्फ इमरजेंसी का बात नहीं करता है, डे टू डे सिचुएशन में आदमी को कैसे जीना चाहिए एथिक्स वो भी बताता है। एक आपका वेलबींग कैसे होगा, आप हैप्पीनेस कैसे रख सकते हो, तो ये सब होने के लिए एथिक्स बहुत जरूरी है। अब आता है इनका बिजनेस में क्या रेलेवेंस है। सर बिजनेस में बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो बनाते समय अगर कंपनियां एथिक्स नहीं फॉलो करे तो फिर तो हर बात झूठ झूठ लिखेगी ना। कैपिटल इतना बड़ा है, नया मशीन इतना खरीदे है, सेल इतना बड़ा है, सब झूठ, ताकि लोगों को अच्छा लगे कंपनी और लोग इन्वेस्ट करें। तो एथिक्स बिजनेस में बहुत रेलेवेंट है इसलिए भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखाया जा सके, ठीक है ना। बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस करना है तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो, एथिक्स भी आपका होना चाहिए। जब आपका मैनेजमेंट एथिकल वे में काम करेगा तो आपका एम्प्लॉयज भी कंपनी के लिए लॉयल रहेगा, एम्प्लॉयज भी आपके फुटस्टेप को फॉलो करेगा। और अगर मैनेजमेंट ही चोर है तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, अरे इनके साथ क्या है वफादारी, ये लोग तो खुद चोर है, पब्लिक को ये लोग भी लूट रहा है, तो इनके साथ क्या वफादारी, इनको भी लूट सके जितना लूट लो। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट एथिकल है तो आपके एम्प्लॉयज को क्या लगेगा, नहीं ये लोग कुछ भी गलत नहीं करता तो इनके साथ गलत करना ठीक नहीं हो। पॉइंट। इसके अलावा क्या बोला, when employees complete the work in a way that is based on honesty and integrity the whole organization get benefit। ऑब्वियस सा बात है, अगर एम्प्लॉय अपना काम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। टीम बॉन्डिंग अच्छा होगा, कोई किसी को खींच के गिराने का कोशिश नहीं कर रहा होगा। टीम बॉन्डिंग अच्छा होगा तो सब मिल के काम करेंगे तो काम भी अच्छे से होगा। वरना क्या होगा, हमको लग रहा है अरे अंकिता तरक्की कर रही है, रुको रुको उसको रोकते हैं, भाड़ में गया कंपनी, तो हम अंकिता को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहेंगे तो फिर मैनेजमेंट ऑलवेज सफर करेगा। As with the business initiative, the ethical operation of directly related to profitability in both short term and long term। ये ऊपर वाला ज्ञान को फिर रिपीट लिया है कि जैसे जैसे एथिकल ऑपरेशंस बढ़ेंगे डायरेक्टली आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में फायदा होगा। ऊपर यही ज्ञान दिया था, फिर से रिपीट कर दी। हाँ ये बात बढ़िया बोला, अगर कंपनी अनएथिकल काम करता हुआ बाद में पकड़ा गया तो कंपनी का रेपुटेशन बुरी तरीके से गिरेगा, तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पब्लिक सामान नहीं खरीदेगा। अगर आपको एक कंपनी के बारे में पता चले कंपनी बहुत बड़ा करप्शन करते हुए पकड़ा गया, फूड में मिलावट करता हुआ पकड़ा गया, तो आप क्या करोगे, अगली बार से उसका प्रोडक्ट नहीं लोगे ना। सर लेंगे भी नहीं, प्लस चार्ज देंगे, उसका बुराई और करेंगे। पता है वो कंपनी से कितना बड़ा चोरी किया, तो धीरे धीरे उस कंपनी का रेपुटेशन क्या होगा। तो बस, तो सर ये सब ये चीज़ों के लिए बिजनेस में एथिक्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये आपकी और मेरे लिए यहाँ पे आपका सीएमए इंस्टीट्यूट भी बताया, वो भी आएगा। तो यहाँ पे बोला प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड कंट्रीब्यूट द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। ज्ञान दे दिया, आप और हम बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं और सोसाइटी का प्रोग्रेस में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोफेशनल इनवैल्यूएबल एसेट्स है, मतलब प्रोफेशनल बिजनेस के लिए ऐसे एसेट है जिनका कोई वैल्यू नहीं कर सकता। अब आया आपके ऊपर कॉस्ट मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजर रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। आपका मेन काम क्या है, आप मैनेज करते हो, प्लानिंग करते हो कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तो मैनेजर्स हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ मटेरियल। आपको क्या क्या डिसीजन लेना होता है कि मटेरियल कौन सा यूज करे तो कंपनी को सस्ता पड़ेगा, क्या प्रोसेस से काम करे तो सस्ता पड़ेगा मैनुअली की मशीन से ज़्यादा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा हो ताकि कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, कौन कौन सा फालतू खर्चा है जिनको बचाया जा सकता है वो रोकने का काम करते हो आप लोग, डिपार्टमेंट वाइज खर्चे का डिटेल प्लान करते हो आप लोग। आपका काम खाली कॉस्ट कम करना नहीं है,
आपका काम उससे भी बड़ा है। आप मैनेजमेंट को क्वालिटी वगैरह वो सब के ऊपर भी ज्ञान देते हो। तो आपका रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका रोल क्या है? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। कंपनी को अगर खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो उसको कम कराने में हेल्प करते हो। कंपनी का कोई प्रोसेस प्रॉब्लम कर रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है ठीक से, तो उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हो। आप डेटा मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड्स रखते हो, यानी आप स्कोर कीपिंग करते हो कि पिछले साल रिजल्ट कैसा था, इस साल रिजल्ट कैसा हो रहा है, जो टारगेट सेट किए थे वैसा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग का काम है। आप अटेंशन ऑफ डायरेक्शन, कंपनी किस डायरेक्शन में मूव करेगा आप उस पर नजर रखते हो। आप वैल्यू चेन क्रिएट करते हो, मतलब हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्शन करते हो। प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में रिलेशन बनाते हो आप कंपनी का। मैनेजमेंट को डिसीजन में सपोर्ट करते हो आप कंपनी को कस्टमर फोकस रहने में हेल्प करते हो। आप कंपनी को बताते हो कौन कौन सा फैक्टर से इसको सक्सेस मिल सकता है, क्या नया इनोवेटिव काम करे, क्या क्वालिटी मेंटेन करे, ये सब में भी आप हेल्प करते हो मैनेजमेंट को। कॉम्पिटिटर से कैसे लड़े, आप लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करवाते हो फैक्ट्री का। आप वैल्यू चेन एंड सप्लाई को एनालाइज करते हो कि पिछले साल कितना सप्लाई हुआ, इस बार अभी तक कितना सप्लाई हो चुका, कैसे और सप्लाई को बढ़ाएं, ये सब में आप कंपनी को हेल्प करते हो। तो अब आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? आप इतने इंपॉर्टेंट हो, अब आपको बता रहा है आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। तो देखो क्या बोला, प्रोफेशनल एथिक्स का पहले मतलब बताया। तो प्रोफेशनल एथिक्स का प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब रूल्स की गाइडलाइन, मतलब रूल, हाँ नहीं रूल नहीं, गाइडलाइन। ये सब रूल नहीं हो सकते ना बेटा, क्योंकि रूल्स में पनिशमेंट वगैरह का बात आ जाती है। तो प्रिंसिपल्स मतलब गाइडलाइन दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल एथिक्स से प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइन है जो लोगों के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए आपको समझाती है कैसे बिहेवियर होना चाहिए। आप दूसरे लोगों के प्रति आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन यानी बिजनेस के लिए आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस लिखा गया अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा। जैसे लॉयर लोग का अपना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर लोग का अपना है, सीएमए का अपना है, सीए का अपना है, सीएस का अपना है। तो पहले यहाँ पे आईसीएआई का समझाया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम लोगों का। देखो हम लोगों को पहला क्या बात बोला, मेंटेन एट ऑल टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ थ्रू आउट द एक्शन। हम कभी भी कंपनी का जब भी हम एथिकल काम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऑडिट वॉडिट, हम कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट रहे, मतलब हम न्यूट्रल होकर काम करें। मेरा उनसे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हम अपना कोई भी ओपिनियन, चाहे वो कॉस्ट का हो चाहे फाइनेंशियल रिपोर्ट का हो, बिना एसेस किए नहीं दें। मतलब बस ऐसे ही नहीं लिख दिया हाँ कंपनी में सब ठीक है। जब भी हम अपना ओपिनियन दें, हम ये जरूर चेक करें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट या स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली सब कुछ डिस्क्लोज किया है कि नहीं, सारा इंपॉर्टेंट बात डिस्क्लोज किया है कि नहीं, सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है कि नहीं। कंपनी का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम बाहर डिस्क्लोज नहीं करें अनलेस एंड अनटिल हमसे कोई लॉ वाला लोग पूछा हो तो अलग बात है। मतलब अगर हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा तब तो हमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। हम कंपनी का काम से कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले, ऐसा कोई गेम नहीं कमाएं जो हमको नहीं कमाना चाहिए। हम कंपनी को मैलिशियसली बाहर बदनाम नहीं करें। हम छोड़ दिया तो ऑडिट, हम ऑडिट छोड़ दिया, अब हम बोल रहे हैं ये तो कंपनी चोर है, पता है यहाँ पे ये घपला होता है वो घपला होता है, तो रहते रहते क्यों नहीं बोला था। बाद में बदनाम करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब हम अपना काम करें हमको कर्टसी मेंटेन करना चाहिए और गुड फेथ मेंटेन करना चाहिए, मतलब कंपनी से हम भी कुछ नहीं छुपाएं। इन कोर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटीज, मेरा जब हम मेंबर्स एम्प्लॉयर के बिहाफ में कोई काम कर रहा है, क्लाइंट के बिहाफ में कोई काम कर रहा है, तो हम अपना फीस और रेमुनरेशन प्रॉपरली लें, उसमें बार्गेनिंग नहीं करें। क्लाइंट के नॉलेज के बिना कहीं से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाई करें क्लाइंट के काम में।
ये सब मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है। यही सब सीएमए का इंस्टीट्यूट का भी है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। पब्लिक लाइफ का 7 प्रिंसिपल्स क्या है? द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ है सेट आउट बाय लॉर्ड नॉलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995। These principles of public life will apply to anyone who works as a public officer। मतलब हम लोग जो भी प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे नेशनल हो। द प्रिंसिपल अप्लाइज टू सिविक साइंस सर्विस लाइक लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब पे भी एप्लीकेबल है। जो भी दुनिया में पब्लिक सर्विस का काम कर रहा है उन सब के ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ठीक है। The British government appointed a committee called a Committee on Standard in Public Life to advise the Prime Minister of Ethical Standard of Public Life। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट किया था। बोलो एक कमिटी बनाया था जिसको बोला था ये प्रिंसिपल लाओ ताकि सब कोई फॉलो करे। ये कमिटी बनाया गया था 1994 में। इस कमिटी का काम था कि पब्लिक ऑफिसर लोग कैसे काम कर रहे हैं वो देखना और फिर उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। तो क्या है वो? ये रहा पॉइंट्स। सेल्फलेसनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करो। कंपनी का जो भी बिजनेस में या जिस भी ऑफिस में आप हो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखो। अकाउंटेबल रहो, किसी भी बात के लिए जवाबदेही रखो अपना। ऑनेस्ट रहो, आगे बढ़ के लीड करो। ओपननेस रखो, मतलब कोई भी सजेशन आए तो सुनने के लिए तैयार रहो ऑलवेज। ये थे 7 प्रिंसिपल्स। 7 हुए ना? हाँ। SIOAHLO, इसको ऐसा कोई शॉर्टकट वर्ड बना लो जो तुम्हारे लिए इजी रहे, ताकि याद आ जाए, कोई छूट तो नहीं रहे। क्योंकि देखो एथिक्स वाला पार्ट में ज्ञानबाजी की तरह लिखना पड़ेगा ब्ला 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 करके, तो थोड़ा सा मतलब बातें याद रखनी बहुत जरूरी होगी। अब यहाँ पे बोला ये पब्लिक ऑफिस जो इतना देर से बोले जा रहे हैं, पब्लिक ऑफिस माने क्या? देखो पब्लिक सेक्टर का सब, पब्लिक सेक्टर में 3 डिपार्टमेंट आता है ना, याद है BST में पढ़े थे। एक तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक बात? ये सब आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया RBI, जिसको भी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाए गए। RBI, LIC, रेलवे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या हो गया? सर पोस्ट ऑफिस, पुलिस, CBI और गवर्नमेंट कंपनी तो आपको पता ही। इनके अलावा पब्लिक ऑफिस में कौन आएगा? तो पब्लिक सेक्टर में जो भी है सब पार्लियामेंट के लोग, गवर्नमेंट के लोग, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट्स के लोग, मतलब म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये लोग के लोग। ठीक है। अब इनको एक एक करके समझाया। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली और मेरिट बेसिस पे आप डिसीजन लो। इम्पार्शियली रहो, पार्शियल मत बनो, बायसनेस मत करो। ओपननेस मतलब जब डिसीजन लो तो सबका बात सुनो, ट्रांसपेरेंट रहो, सबको सारा जानकारी शेयर करो। सेल्फलेस रहो मतलब अपना फायदा मत देखो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करो। अकाउंटेबल रहो मतलब कुछ भी आपका काम है उसका जिम्मेदारी भी फिर आप ही लो, कुछ गलती हो तो उसका जवाब भी आप ही दो। ऑनेस्टी मतलब कोई बात को झूठ मत बोलो, सब कुछ ट्रूथफुल रखो। और इंटीग्रिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बात को बाहर लीक मत करो, कोई पर्सनल बेनिफिट मत कमाओ। ये 7 प्रिंसिपल थे। और लीडरशिप मतलब आगे बढ़ के खुद काम करो, अपना बिहेवियर ऐसा रखो कि आपके जूनियर्स आपको फॉलो करें। ठीक है ना? जी सर। एथिक्स इन बिजनेस, तो पहले बोला फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है। सबसे पहला फीचर्स है ये कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये प्रॉपर रूल की तरह काम करते हैं। ये सोसाइटी को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए। इसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है, ये बेसिक फ्रेमवर्क है, मतलब डिटेल्ड नहीं है। अब बाकी आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इसको आप डिफर कर सकते हो। सबको इसको एक्सेप्टेंस, सब एक्सेप्ट करे ऐसा होना चाहिए।
इसका सबको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस दिया जाना चाहिए। और कभी भी ये प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट नहीं है, बात दिमाग में रखो। एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट मत कमाओ। अरे सर बिजनेस ही तो कर रहे हैं कमाने के लिए, प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो फिर बिजनेस करेंगे क्यों? ठीक है ना? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे वही बोला, पहले बोला क्या प्रिंसिपल्स है, तो 3 है। अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, कभी भी कस्टमर को एक्सप्लॉयट मत करो, मतलब उसका गलत फायदा मत उठाओ। अनफेयर ट्रेड का मत करो, मतलब वो ब्लैक मार्केटिंग, जानबूझ के प्राइस को आप रखना, और एम्प्लॉयज के साथ भी फेयर ट्रीटमेंट करो। ये 3 बातें मेन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है। ठीक है? फिर बोला 7 प्रिंसिपल्स इन बिजनेस एथिक्स, और भी बोला, ऊपर वाला ज्ञान दिया, ट्रूथफुल रहो, ओपन माइंडेड रहो, अपना ऑब्लिगेशन को पूरा करो, डॉक्यूमेंट्स को हमेशा क्लियर रखो, बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, सोसाइटी में इन्वॉल्व रहो, अकाउंटिंग कंट्रोल को ठीक रखो, रेस्पेक्टफुल रहो, ज्ञानबाजी। अब आता है जनरल बिजनेस एथिक्स, जो ऊपर बोला ना बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहिए। क्या है एथिक्स? यहाँ पे वही सब बोला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ठीक से करो, मतलब अपने एम्प्लॉयज को ठीक से मैनेज करो। सेल्स और मार्केटिंग में चोरीबाजी मत करो, प्रोडक्शन में खराब क्वालिटी मत बनाओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तोड़ो मत, किसी और का कोई पेटेंट या कॉपीराइट लिया हुआ है उसको चोरी से मत यूज करो, ठीक से यूज करो। ठीक है ना? हाँ सर। इश्यू इन बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्यों नहीं फॉलो हो रहे दुनिया में? सबसे बड़ा बात तो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ बोला जाता है, कोई कंपनी इसको ठीक से अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन नहीं देता क्या करना है क्या नहीं करना। ये फेयरनेस, ये जस्टिस, ये ऑनेस्टी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं। अब आप अगर ऐसा कुछ करने जाओ जो आपको तो लग रहा है ऑनेस्ट है बट दूसरे को लग रहा है नहीं है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है ना। हाँ सर। क्या चीज ऑनेस्ट होगा, क्या चीज जस्टिस होगा? हम बोले ना हम बूढ़ी लेडीज को घर से निकाल दें, हाँ। ये मॉरली रॉन्ग लग रहा था। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसी में एक और बात जोड़ दे, आप देखना आप कंफ्यूज हो जाओगे सर, दोनों ही बात तो सही है आपका। देखो एक लेडीज है, बोलते रहे उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, हम उसको घर से निकाले, मॉरली गलत होंगे। हाँ। लेकिन मान लो उसी खर्चे से मेरा घर चलता है, मेरे घर में छोटे बच्चे, हाँ। अब अगर नहीं निकाले उस लेडीज को, दूसरा किराएदार नहीं लाए, और मान लो मेरा उस रेंटल इनकम से ही घर चलता है, अब सर लेडीज को निकाले तो भी गलत, और आपके बच्चे भूखे मरे वो भी गलत। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, क्या चीज जस्टिस है, क्या ऑनेस्टी है दुनिया में। अब बोले ना कृष्ण भगवान महाभारत में हर झूठ बोल के लास्ट में उसको जस्टिफाई करेंगे कि धर्म के लिए सही है। जी। तो क्या जस्टिफाई, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, डायलेमा है बहुत बड़ा दुनिया में। ठीक बात सर, लेकिन आज की दुनिया में थोड़ा एथिक्स बिजनेस में होना बहुत जरूरी है, इसको रूल की तरह बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि क्योंकि आजकल बिजनेस में बहुत मेल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल हाई प्राइस, एडल्ट्रेशन, चीटिंग इन वेट एंड मेजर, सेलिंग डुप्लीकेट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट, होर्डिंग, फॉल्स क्लेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सब आजकल बहुत चलता है, इसलिए एथिक्स होना बहुत जरूरी है। सर कस्टमर को बिजनेस पे कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो बिजनेस थोड़ा एथिकल काम कर रहा हो, वरना कस्टमर हमेशा क्या डरता है, पता नहीं क्या क्वालिटी होगा, पता नहीं सही क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा, पता नहीं सही प्राइस लेगा कि नहीं लेगा। तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब बिजनेस अपने लिए एथिकल गाइडलाइन खुद बनाए। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए आज की डेट में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर का राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आज की डेट में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। क्या क्या राइट्स है? राइट टू हेल्थ and safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to redress, पढ़े थे ना चैप्टर 12 BST। तो वो सब के लिए आज की डेट में एथिक्स होना जरूरी है। कंपनी के एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के साथ कई कंपनियां चीटिंग कर रही है, उनको एक्सप्लॉयट कर रही है, कम सैलरी में स्टाफ रख लिए, उसको जबरदस्ती घटा रहे हैं,
अपने रिलेटिव को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, ये सब अनएथिकल बहुत कुछ हो रहा है। ये सबको अगर ठीक करना है तो बिजनेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि आजकल सब तो एक दूसरे से लड़ने में बिजी है, वो कंपनी उसको नीचा दिखा रहा है, वो कंपनी उसको नीचा दिखा रहा है, वो बोलता है उसका प्रोडक्ट बर्बाद है, वो बोलता है उसका प्रोडक्ट बर्बाद है। ये आजकल बहुत हो रहा है सर। सब बिजनेस को अगर स्मूथली चलाना है तो आप कोड ऑफ कंडक्ट बनना बहुत जरूरी है। आजकल कंज्यूमर लोग भी बिजनेस के अगेंस्ट में मूवमेंट करने लग गए। लोग सड़क पे आ जाते हैं ना, बैड बिजनेस को प्रैक्टिस करता है तो उसको लेके लोग रोड पे आ जा रहे हैं, चल बेना धरना देते हैं। इसके लिए भी बिजनेस थोड़ा जागरूक हो गया है। तो बिजनेस में अगर पहले से कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तो ये सब झमेला बिजनेस में कम आने का चांस है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ऊपर बोल दिया था, फिर से ले आया कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन लाने के लिए, क्योंकि आजकल मार्केट में चीटिंगबाजी बहुत होता है, गलत एडवर्टीजमेंट। टीवी में ऐड देखते 80% ऐड तो फॉल्स ही है। सर हमको 80% क्या, हमको तो 100% ऐड फॉल्स लगता है। कई बार कुछ भी दिखाता है, वैसा होता कहीं भी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सब आजकल बहुत हो गया, इसलिए गवर्नमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। लेबर लोग का वेलफेयर के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज के साथ बहुत बदमाशी होता है, उनको प्रॉपर वेज नहीं देता, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलता, उनका वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ाया हुआ है, उनका वेलफेयर के लिए कोई कंपनी काम ही नहीं करता, एक दो कंपनी को छोड़ के। तो इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट आना बहुत जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन, अगेन ऊपर वाला पॉइंट को घुमा के पूरा पॉइंट बना दिया। सर आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है बिजनेस का, सब मोनोपोली क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए ये ऊपर ज्ञान का दोबारा यहाँ पे पिछले डाल दिया, बिजनेस एथिक्स, ये पढ़ने का कुछ नहीं है। हाँ, ये अगेन ज्ञानबाजी का आंसर। बिजनेस में अगर एथिक्स होगा तो क्या फायदा होगा? सर ऊपर जो जो बुराई बताए थे सबको बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर बोले तो कंपटीशन बहुत गंदा हो रहा है, अब अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे रहोगे, आपका बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा, आपके वर्कर भी सिंसियर होंगे, आपका पब्लिसिटी अच्छे से होगा। जो जितना अच्छा एथिक्स फॉलो करता है उस कंपनी को लोग बहुत उसका तारीफ करते हैं, उसका पब्लिसिटी होता है। जैसे टाटा को लोग बोलते हैं ना कि देखो कितना डोनेट कर दे रहा है, कितना अपने एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटी देता है। ये सब ज्ञानबाजी और कुछ नहीं। आगे देखो ये उल्टा क्वेश्चन पूछा जो ऊपर पढ़ाया था, कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है दुनिया में? सर सबसे बड़ा करप्शन, दूसरा सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना, एम्प्लॉयज वेंडर कस्टमर इनका ध्यान नहीं देना, कंपनी का इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, एम्प्लॉय लोग भी तो करते हैं ना ये गंदा वाला। प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब तक हम आपके साथ काम कर रहे हैं हम आपका बहुत तारीफ करेंगे, जिस दिन आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए, अंकिता तो ऐसी है, अंकिता तो वैसी है, मेरे साथ ये गलत की, मेरे साथ वो गलत की, तो यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब तक साथ थे तब तक क्यों मुंह बंद था? एक्सटर्नल प्रेशर, आजकल ये हो गया ना, नेताओं का प्रेशर आ जाना, इसको नौकरी पे रख लो, उसको नौकरी पे रख लो, मेरे बताए हुए लोग को, ये सब बहुत ज्यादा होता है। ईगो एंड डोमिनेंस टॉप मैनेजमेंट का, बहुत ज्यादा ईगो होता है टॉप मैनेजमेंट का। आप उनके अगेंस्ट में कोई कमेंट दे दिए तुरंत आपको लात मार के निकाल देंगे। ठीक है, ये आंसर में कुछ है नहीं। कौन कौन से एरिया में बिजनेस एथिक्स का दरकार है? तो सबसे पहले तो बोला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे मेन तो यही दरकार है। कंपनियों का सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर के प्रति जिम्मेदारी, और इंडस्ट्री में आपस में एक दूसरे से मेलजोल, ये तीन एरिया में मेन आपको एथिक्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी ज्ञान है। ये चैप्टर थोड़ा काम का है, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। क्या एथिक्स मतलब लॉ, क्या लॉ मतलब एथिक्स है? नहीं, तो यही बात यहां पे समझा। मतलब लॉ एंड एथिक्स बोथ सब सिमिलर, पर्पस सिमिलर है उनका,
ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करने का, लेकिन तरीका पूरा अलग। लॉ जहां पर सेट ऑफ रूल बना दिया कि एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, नहीं करोगे तो जेल, नहीं करोगे तो फाइन, नहीं करोगे तो पेनल्टी, है ना। हाँ सर। लेकिन एथिक्स में ऐसा कोई सेट ऑफ नॉर्म्स नहीं है आज की डेट में, सब कुछ जजमेंट के ऊपर है। क्या मॉरली करेक्ट, क्या मॉरली गलत, वो आपका मेरा जजमेंट के ऊपर है। लॉ सबके ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। ऐसा थोड़ी ना अंकिता के लिए लॉ अलग, नीरज के लिए लॉ अलग, नहीं। लेकिन एथिक्स में ये जनरली एनफोर्सिएबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। लॉ एंड एथिक्स का रिश्ता को बताना बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेनी लॉज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एथिक्स ऑफ द टाइम एंड हैव बीन शेप्ड बाय विद कंसीडरिंग एथिकल। बहुत सारे लॉ ऐसे दुनिया में है जो पहले एथिक्स ही थे, बाद में उनको धीरे धीरे लॉ में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बाद में एथिक्स बन गया, ठीक है। हाँ। लॉ की नजर में सब इक्वल है, लेकिन ऐसा एथिक्स में नहीं है। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट लॉ आर नॉट एनफ टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर। हम लोग ऊपर वाली बातों को देख के ये बोल सकते हैं कि लॉ दुनिया में ऐसा नहीं बन पाया जो लोगों को एथिकल बना सके। लोग मजबूरी में लॉ फॉलो करते हैं ना, डर के मारे। मन से कोई लॉ फॉलो नहीं करता। There are many scenarios where law cannot exist, as we cannot have strict law to scrutinize every small act of the corruption. बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं है। अब हम बोला ना वो एग्जाम्पल, वो लेडी को निकालना नहीं चाहिए, लॉ तो हमको बोल रहा है निकाल दो, 6 महीने से तुमको रेंट नहीं मिला, यू कैन, है ना। हाँ सर। लेकिन उसके बारे में अलग से कोई ऐसा लॉ नहीं लिखा गया कि नहीं वो ओल्ड लेडीज है, इसको नहीं निकालना चाहिए। बट एथिक्स बोलता है कि ये सही और वो गलत नहीं, ठीक है। आज की दुनिया में क्या बिजनेस एथिक्स है जो बहुत रेलेवेंटली फॉलो हो रहे हैं या करने चाहिए? सबसे बड़ा बात तो बोला प्रमोट द ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिस। आजकल सब कोई कर रहा है ना, सेव प्लैनेट, सेव एनवायरनमेंट, गो ग्रीन। दूसरा बात बोला लॉ को सब ओबे करे। ये सबसे बड़ा एथिक्स होना चाहिए कि दुनिया में जो लॉ बने हुए हैं उनको लोग मान ले तो बहुत है, अपने आप ही चीजें एथिकल हो जाएगी। इंडिया में क्या दुनिया में कानून को फॉलो करना तो लोग मजबूरी के कारण करते हैं ना, कोई मन से तो ओबे करता नहीं। जहां लूपहोल मिल जाए वहां उसका पहले बेनिफिट उठाने का कोशिश कर लेते हैं। यही बात यहाँ पे बोला, क्या लोग अगर लॉ को मन से मानने लग जाए तो दुनिया में ऐसे ही केयरिंग एंड कंसिडरिंग दी पॉलिसीज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज बनी हुई आप उनका केयर करो, आप उनको मानो, अपनी आप ही चीजें एथिकल हो जाएंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी। दुनिया में प्राइवेसी को लेकर बहुत रूल है, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बहुत रूल है, तो उनको कोई फॉलो नहीं करता, उनको फॉलो करे तो एथिकलनेस अपने आप आ जाएगी। प्रोफेशनल अपीयरेंस, हम बोला था बहुत सारा प्रोफेशनल अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो अगर सबको अपने अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से फॉलो करने लग जाए सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में कुछ ऐसे एथिकल नॉर्म्स है बेटा जो आपको और मेरे पर्सनल है, कंपनी लेवल पे नहीं है बट हम लोगों को खुद से मानने चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख दिए गए। जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना तो वहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया जाता है कि आप ये बातें करोगे और ये नहीं करोगे, ठीक बात। तो कुछ बातें ऐसी है जो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हम लोग, जो लिखी नहीं गई है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, बट आप और हम उसको फॉलो। जैसे अपने कलीग को हेल्प करना, आप और हम एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एब्सेंट हुए आपका काम हम कर दिए, ये कहीं लिखा नहीं हो सकता ना आपके जॉब एग्रीमेंट में, ठीक बात। बट आपको और हमको फॉलो करनी चाहिए वो चीज।
लेकिन कुछ बातें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख दी गई है, जहाँ पे बोल ही दिया गया कि यह बिजनेस में ये चीजें फेयरली एंड ट्रीट पीपल, कि आदमी को अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव करना है, मैनेजमेंट को, ये बात कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में लिख दिया गया। ठीक है ना। हाँ सर। लॉयल्टी रखो, ये सब ज्ञानबाजी देती है। आपको लॉयल्टी रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए दूसरों के लिए, ट्रस्ट वर्दीनेस रहो, फेयरनेस रखो। ये आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स हैं। कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए अपना जिम्मेदारी निभाओ। यहाँ से सर ये रहा आपके इंस्टीट्यूट का, ये रहा अकॉर्डिंग टू दी, नहीं ये तो CFA दी है, एक मिनट, CFA वाला आपको नहीं पढ़ना, कहेंगे आपके इंस्टीट्यूट दिया ही नहीं है सर। बुक में मेंशन किया हुआ होगा। बुक में है तो बुक से पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको बुक में लिखती है। प्रियंका, तुमको यही मोबाइल चार्ज लगा के जाने मिलता है ना? क्या हो गया? जब भी अपना कोई ड्यूटी नॉट इन कोर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग इज ड्यूटीज, कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे कोर्स ऑफ ड्यूटी का पार्ट नहीं है। जैसे अगर हम आप ही का ऑडिट करने आए और हम ही आपका अकाउंट बना के भी दे रहे हैं, तो हम क्या ऑडिट करेगा? फिर हम ही तो बना रहे हैं, ये नहीं अलाउड है हमको। नॉट इन, यहाँ पे बोला टेक ऑल रीजनेबल स्टेप इन अरेंजिंग एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेशन। अगर तुमको लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें बाहर का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तुमको, तो उसका अरेंजमेंट करो। कोई भी बात कर्टसी में और गुड फेथ में करो। नॉट टू एक्सेप्ट एन एंगेज, अगर कोई दूसरा CMA या CA को काम मिला हुआ था, अब कंपनी उससे छीन के तुमको दे रहे, तो बिना उसको बताए, बिना उससे बात किए एक्सेप्ट मत करो। नॉट टू अटेम्प्ट एनी गेन और एडवांटेज, कोई टाइप का गेन या एडवांटेज कमाने का कोशिश मत करो अलग से। कोई मेलिसली वहां पड़े तो नहीं ये बात, कंपनी के बारे में कहीं भी कोई बात बाहर ऐसे मत बोलो जाके कि कंपनी का बदनामी हो उससे। जो भी स्टैंडर्ड्स तुम्हारी इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए हैं, CMA के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, CA के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करो। ठीक है ना। और कोई भी काम लो तो तुम्हारा उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी लेना वो काम, नहीं तो मत लो। ये वाली बात अपने पढ़ चुके हैं वैसे तो, बट यहाँ पे एक बार रिपीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और बचा और एथिक्स पूरा खत्म। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मैनेज योर ओन इमोशन इन पॉजिटिव वे टू रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एम्पैथाइज विद अदर, ओवरकम चैलेंजेस। रुको मैं करूँ नोट्स खोलता हूँ, उस नोट्स में कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बताया पहले। बोला आपका इमोशनल कोशेंट मतलब आपका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल होकर काम मत करो, इमोशंस को पॉजिटिव वे में यूज करो। इमोशंस को इस तरीके से यूज करो कि आपका स्ट्रेस कम हो, आप दूसरों तक अपना बात पहुंचा पाओ, उनसे एम्पैथाइज कर पाओ, और कोई भी चैलेंज हो उसको ओवरकम कर पाओ, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर पाओ। आप इमोशंस को ऐसे यूज करो। तो आपके इमोशंस में 4 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। आप इमोशंस को खुद मैनेज कर पाओ, आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हो कि आप में ये बात इमोशनल है, आपको सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस है कि सोसाइटी इस इमोशन को लेके कैसे रिएक्ट करेगा, और आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पा रहे हो। ये 4 एट्रीब्यूट्स अगर आपके इमोशंस में है तो आपका इमोशन गुड इमोशन है, अदरवाइज आपका इमोशन आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आज की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अपने इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है वही आज की डेट में सक्सेसफुल है। आप इमोशनल होकर रॉन्ग डिसीजन ले लोगे तो आपके लिए वो
नेगेटिव बनेगा, आपके बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके इंटेलेक्चुअल पे भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे बोला इमोशनल इंटेलिजेंस का इफेक्ट क्या है। योर परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क, अगर आप हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस हो, अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस आपके स्कूल में या आपके काम में इम्प्रूव करेगा और वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। आपका अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मतलब आप इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप फिजिकली ठीक रहोगे, मेंटली ठीक, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। अगर आप इमोशंस को ठीक से संभाल पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। तो एक इंटेलिजेंस, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो पॉजिटिव वे में, तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। ये इसका ज्ञानबाजी तो ठीक है, तो चैप्टर खत्म। ये था